नमस्कार सबों को। परम पिता बाबा की जय। हम लोग का आज मूलभूत जो सिद्धांत है उसका दूसरा सिद्धांत है स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग प्रकर्तव्य विचार समर्थन बंटन च। इसका इंग्लिश में है, इसी को हम कहते हैं देयर शुड बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एंड रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन of all mundane, supramundane and spiritual potentiality of the universe। इसी को हम हिंदी में कहते हैं अधिभौतिक और आध्यात्मिक संपदाओं का अधिकतम उपयोग तथा विचारपूर्ण वितरण होना चाहिए। इसका अर्थ है जगत के स्थूल सूक्ष्म और कारण क्षेत्रों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए तथा उसका विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए। अब हम इसमें जो डिफिनेशन दिया हुआ है उसका एक एक हम मीनिंग समझ लें। इसमें स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग कर्तव्य विचार समर्थनम बंटनम। तो उसमें स्थूल का मीनिंग होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मंडेन, क्रूड, जो स्थूल मन का है यह है। तो भौतिक, इसी को कहते हैं भौतिक या लौकिक संपदा। सूक्ष्म हुआ सुप्रामंडेन, जो पर्टेनिंग टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी सूक्ष्म परमाणु की भांति जैसे। उसको कहते हैं पारलौकिक संपदा, जो माथा से परे है, जनरल आम आदमी के बात की माथा की बात नहीं। पारलौकिक संपदा कारणेषु और भी सूक्ष्म है। प्राइमोर्डियल काउजल फैक्टर, जिसको आध्यात्मिक आध्यात्मिक संपदा कहते हैं। चरम जो है चरमोपयोग, चरम माने मैक्सिमम अधिकतम, चरमोपयोग उपयोग, उपयोग माने यूटिलाइजेशन, उपयोग काम में लगाना जिसको कहते हैं। प्रकर्तव्य यानी शुड बी डन स्ट्रिक्टली विदाउट एनी डेविएशन, यानी कि होना चाहिए, बिना रुके अवश्य करना चाहिए। और विचार मीन्स रेशनल जजमेंट, जजमेंट सपोर्टेड बाय कॉन्साइंस, विवेक सम्मत होना चाहिए, सोच समझ कर होना चाहिए। विचार कहेंगे उसको। समर्थितम यानी सपोर्टेड बाय, विवेक से समर्थित, समर्थन प्राप्त। बंटनन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, आवंटन। और च मीन्स और एंड। यह मीनिंग जो था इसमें एक एक वर्ड बाय वर्ड का उसको बताया गया है। अब इसका अर्थ क्या है जो हम लोग जाने। स्थूल सूक्ष्म कारण, ये जो तीन प्रकार का दुनिया में संपदा है, स्थूल संपदा, सूक्ष्म संपदा, कारण संपदा। इसका तात्पर्य यही है इस, इस सिद्धांत का कि दुनिया में जितने प्रकार के जो तीन प्रकार के संपदाएं हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण, इस सबों का जो मनुष्य का अभाव जो है, उस अभाव को इसके माध्यम से हम दूर करते हैं। कैसे उसको उसका कल्याण करेंगे मनुष्य का, समाज का। इसके लिए कहा जाता है कि तीनों तल में, तीनों स्तर पर जो मेरा संपदा है उसका मैक्सिमम हम उसको देंगे मौका यूज करने, ताकि उसका जीवन कल्याणमय बन सके। क्योंकि अभी तो जितने दर्शन है वह मात्र क्या करता है, भौतिक संपदा की बात करता है। और यह इसके पास न समाजवादी व्यवस्था कम्युनिज्म के पास नहीं, न पूंजीवादी व्यवस्था के पास। यह सूक्ष्म जो है संपदा और कारण संपदा जो है, इसके बारे में इसको अता पता नहीं है, इसकी बात भी नहीं करता है। यह मात्र करता है मंडेन जो मेरा है संपदा, उसकी बात करता है। तो यह कह रहा है प्रौढ़ का द्वितीय सिद्धांत कि तीनों संपदा को लोगों के कल्याण के हेतु हम कैसे लगाएंगे, और लगाएंगे तो मैक्सिमम किसी चीज का इस्तेमाल करके, और हम विवेक को वितरण करेंगे जिससे सबों का कल्याण।
तो प्रथम सिद्धांत में तो हम लोग देख चुके हैं कि जो कृत्रिम अभाव जो मनुष्य के द्वारा कर दिया जाता है, उसको प्रथम सिद्धांत में हम क्या करते हैं, उस संचय को रेगुलेट करके, है ना, कहीं संचय करना है, कहीं संचय नहीं करना है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भौतिक संपदा को जो कृत्रिम अभाव क्रिएट करते हैं लोग, उसके लिए व्यवस्था कर दिया गया। लेकिन जो प्राकृतिक अभाव है, जो जो मनोविज्ञान की बात है, प्रालौकिक संपदा की बात है, आध्यात्मिक संपदा की बात है, जो प्राकृतिक संपदा है, यह जो मनुष्य को अभाव हो रहा है, उसको हम इसके माध्यम से दूर करते हैं। तो इसका भावार्थ है कि स्थूल सूक्ष्म और कारण, जगत में जो कुछ भी संपद निहित है, उसके विकास का कार्य जीवों के कल्याण के लिए करना ही होगा। क्षिति, अप, तेजस, मरुत और व्योम, ये जो 5 तत्व है, जो मंडेन संपदा है, प्रॉपर्टी है, वह तत्व पांचों जो है, जहां जो कुछ भी छिपी हुई संपदा है विश्व ब्रह्मांड में, उसको उसके 16 आना सदव्यवहार की प्रतिष्ठा के माध्यम से इसका विकास साधित होगा। हम इसका व्यवहार करेंगे, मैक्सिमम यूटिलाइज करेंगे और उसका सदव्यवहार करेंगे, तो क्या होगा, सबों का विकास होगा। जल स्थल नभ अंतरिक्ष महाशून्य, जो कहले उलट पुलट करके मनुष्य को आवश्यकताओं के उपादान खोज कर ढूंढ निकालने होंगे, ताकि जो मेरे पास सीमित है, असीमित मेरे पास है इच्छा अर्जन करने का, ग्रहण करने का, और मेरे पास सीमित चीज है जिसके कारण से अभाव होता है, मारामारी होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इस सबों के संपदा को, हम तीनों स्तर की संपदा को हम ढूंढ कर निकालेंगे साइंटिफिक टेम्परामेंट के माध्यम से और भी तरीके से। तो ढूंढ निकालने होंगे और तैयार कर लेने होंगे। मनुष्य द्वारा आर्जित संपद को न्यायोचित भाव से उनके बीच में वितरित कर देना होगा, यानी न्यायपूर्ण ढंग से, यानी विवेकपूर्ण ढंग से। अर्थात सर्वनिम्न आवश्यकताएं तो सभी की पूरी की जा सकती है और करनी होगी, साथ ही साथ गुणी लोगों और विशेष अवस्था में विशेष व्यक्तियों की आवश्यकताओं की बात भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गुणी लोग हैं और उनको नहीं देंगे, तो क्या होगा, प्रोडक्शन का जो होना चाहिए, जो लालसा आगे बढ़ने का, वह रुक जाएगा, सेवा का भावना रुक जाएगा। इसलिए जो सेवा भावी लोग हैं, उनके लिए विशेष हमको इसमें ध्यान रखने की बात भी करनी है। अब है इस जो अर्थ बताया गया है, उसमें जो आया है कुछ शब्द, उसके बारे में जान ले। जैसे स्थूल या भौतिक संपदा ऐसा बताया गया है, वो मेरा भौतिक संपदा, लौकिक संपदा, इसको हम मंडन पोटेंशियल बोलते हैं। सूक्ष्म आदि भौतिक संपदा है, जिसको कि पारलौकिक संपदा, सुप्रा मंडन पोटेंशियलिटी बोलते हैं। तो कारण या आध्यात्मिक संपदा स्पिरिचुअल पोटेंशियलिटी है। और अधिकतम उपयोग की बात कही गई है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेल्थ, जो संपदा है उसका अधिकतम उपयोग करेंगे। ये तीनों संपदा है मेरे पास, विचारपूर्ण वितरण, रेशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का होगा। और विश्व मतलब यूनिवर्स। तो इसका क्या है, कार्यान्वयन कैसे होगा, क्या क्या करेंगे कार्यान्वयन के लिए, सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल कार्यान्वयन कैसे करेंगे, इम्प्लीकेशन क्या होगा इसका। तो रेगुलेट द यूटिलाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो जो मेरा संपदा है इसका उपयोग करेंगे हम मैक्सिमम, और साथ में उसका वितरण करेंगे, इस सेकंड सिद्धांत में जो कहा गया है। रिकॉग्नाइज सुप्रामंडन स्पिरिचुअल, सुप्रामंडन जो है, जो पारलौकिक संपदा जो है और आध्यात्मिक संपदा है, उसको हम पहचानेंगे कि कैसे, कहाँ पर क्या है, और पहचान करके उसको क्या करेंगे, अर्जन करके, और उसका इस्तेमाल करेंगे समाज के व्यक्ति के कल्याण की। गारंटी ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की, उसकी गारंटी देंगे। और अरेंजमेंट ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव्स,
जो मेरा प्रोत्साहन जो होगा, प्रोत्साहन जो होगा, जो प्रोत्साहन होगा विवेकपूर्ण वितरण के समय में, जो गुणी लोग होंगे उनको प्रोत्साहन जो दिया जाएगा उसकी व्यवस्था करना। तो इस प्रकार से सेकेंड जो प्रिंसिपल है उसका हम लागू कर सकते हैं। अब इसमें है कि यह जो है, यह जो संपदा है, यह पांचों जो है, यह तीनों जो है स्थूल सूक्ष्म कारण, यह जो है भूमा मन के 7 स्तर में होता है। भू भुआ स्व मह जन तप सत। तो यह सातों स्तर लोक का है। और इसका जो होता है भूमा मन का जो स्थूलतम जो होता है वह मन का, वह चित्त होता है। और चित्त के अंदर में ही आता है यह मनुष्य का 5 कोष। वह है अन्नमय कोष, काममय कोष, मनोमय कोष, अति मानस कोष, विज्ञानमय कोष, हिरण्यमय कोष, यानी काममय कोष से शुरू होता है। तो यह जो आता है चित्त के अंदर में आता है, भूमा चित्त के अंदर में आता है, यह पांचों कोष होता है। और यह पांचों में जो है, जो कहा गया स्थूल सूक्ष्म कारण 3 संपदा, यह स्थूल में जो आता है संपदा अन्नमय काममय कोष आता है मन का। और यह सूक्ष्म में आता है मनोमय आता है, और कारण में आता है सूक्ष्म में आता है मनोमय अतिमानस, और कारण में हो गया विज्ञान में हिरण्यमय कोष, और उससे परे जो महत्व में चले आता है। तो यही संपदा का स्तर है। अब हम देखेंगे इसमें कि यह जो है कि यह जैसा कि हम जानते हैं कि यह तीनों संपदा का हम इस्तेमाल करना है इसमें। तो प्राउद का ऐसा बताया गया हम कि प्राउद के प्रथम सिद्धांत के द्वारा संसार के कृत्रिम अभाव को दूर करना संभव होता है। लेकिन कृत्रिम अभाव के अतिरिक्त प्राकृतिक अभाव है जिसे दूर करना वर्तमान दर्शनों के द्वारा संभव नहीं। इसलिए मनुष्य क्या करता है, भ्रांति मूलक रास्ते से समस्या के समापन की व्यर्थ प्रचेष्टा करके एक और अपने को अधिक जटिल समस्या में फंसा रहा है, और दूसरी ओर क्या करता है, अन्यों को भी समस्या के भयावह अंधकार एवं अनिश्चय में ढकेल रहा है। इसलिए किसी किसी देश में क्या करते हैं नेता या अर्थशास्त्री, उपभोग को नियंत्रित करने का नारा देते हैं कि भाई चीनी अगर नहीं मिल रहा है तो चीनी खाना बंद कर दो या चीनी कम खाओ। तो क्या कहते हैं कि उपभोग का जो नियंत्रण का वो नारा देते हैं। फिर किसी किसी देश में जन निरोध के द्वारा मनुष्य को अभाव मुक्त करने का विवेकपूर्ण असफल प्रयास हो रहा है। कहता है कि वह जनसंख्या कंट्रोल कर दो, और सामान तुम्हारे पास नहीं अवेलेबल है तो जनसंख्या बढ़ गया, इसीलिए कहां से इतना आएगा, जनसंख्या को कंट्रोल कर लो। तो पूंजीवादी ऐसे कहता है व्यवस्था में कि जनसंख्या कर लो, आदमी बहुत बढ़ गया है इसलिए तुमको अभाव हो रहा है, इसलिए इसको क्या करो, सो कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल कर लो, जब निरोध की बात करता है। और समाजवादी कहता है कि आदमी है वह अधिक है तो आदमी सामान्य है कम है तो कमे खाओ या एक दिन भूखे रह जाओ। तो दोनों क्या करता है, लोग को दिग्भ्रमित करता है। तो किंतु दोनों ही क्षेत्रों में मानव कल्याण की भावना नहीं, बल्कि यह मनुष्य के विकास में बाधा की सृष्टि करता है। तो विकास होना चाहिए, मिलता सब समान उसके पास में, सब कुछ अवेलेबल होता तो उसका विकास, अरे थोड़ा जाना, थोड़ा जाना, तो उसका सब कुछ मिलता उसको तो विकास होता। लेकिन क्या कर रहा है ये आदमी, एक तरफ कह रहा है कि कम इस्तेमाल करो सामान का या नहीं खाओ, और दूसरी तरफ पूंजीवादी व्यवस्था में कर रहा है कि जनसंख्या बहुत है इसको कंट्रोल करो, इसलिए जनसंख्या इतना बढ़ गया है कि सामान अभाव हो गया है। लेकिन जब सामान नहीं देंगे, जो चाहता है मनुष्य जितना उतना नहीं देंगे, तो क्या होगा, उसका विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं पाएगा। क्योंकि मनुष्य जब अधिक वस्तु चाहता है तब उसको न दे सकने पर
कम वस्तुओं द्वारा जीवन बिताने का उपदेश जो दिया आता है, एक शाम खाना मत खाओ जैसे अभियान के द्वारा उसको सुखी करने का प्रयास जो किया जाता है, वो एक परिहास मात्र है, एक हंसी है कि भाई उसको मांग रहा नहीं दे रहा तब कह रहे उसको कि मत खाओ। तो एक मात्र क्या है, वो सुख न देकर, है कि नहीं, या सुखी करने का मान लिया कि भाई एक दिन काम तुम नहीं खाओगे तो सुखी हो जाओगे, ऐसा करके उसको सांत्वना देके कहा जाता है। एक प्रकार का क्या परिहास ही है। समाजवादी देश इस उपभोग को सर्वनिम्न करने के समर्थक है। वह समाजवादी देश जो होते हैं वह कहता है कि इस उपभोग का बात जो कर रहे हो तुम, उसको कहता है कम से कम करो, जितना कम कर सको तो कम करोगे, तुमको क्या होगा कि तुम सुखी रहोगे। और दूसरी ओर पूंजीवाद में विश्वास जो रखते हैं वह माल्थेसियन सिद्धांत जो है माल्थस का, उसमें आस्था रखते हैं। कहते हैं जनसंख्या बढ़ेगा, स्थिति गड़बड़ सड़बड़ हो रहा, अभाव हो रहा है, एक समय भूकंप आएगा और दुर्भिक्ष होगा, अकाल पड़ेगा, तो अपने जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा, फिर सामान अपने आप मिलना शुरू हो जाएगा। और अपने स्वार्थ साधन भी करता है ढंग से। और क्या जनसंख्या जो सात्मक जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण और इस आशा में कि भाई होगा माल्थस सिद्धांत के अनुसार ऐसा ऐसा स्थिति आ जाएगा तो जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगा। और जनसंख्या कंट्रोल होगा इस नीति के तहत तो क्या होगा कि मेरे खिलाफ जो आदमी तैयार होगा आवाज उठाने वाला, वह भी नहीं खड़ा होगा, विप्लवी आदमी का जनगोष्ठी तैयार नहीं होगा। और भारतवर्ष जैसे देश के लिए तो समाजवाद की आड़ में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जनसाधारण के लिए और भी अधिक कष्टदायक है। कहता है सबके कल्याण की बात और बात करता है पूंजीवादी व्यवस्था की बात, क्योंकि एक और कम उपयोग की प्रेरणा देता है समाजवादी और दूसरा ओर कहता है कि दूसरे ओर कहा जन विरोध की बात करता है। इस प्रकार से कह के दोनों व्यवस्था क्या करता है, समाज को किसी वस्तु के उपयोग से उसको दूर हटा देता है। और जब उसको जो मिलना चाहिए नहीं मिलेगा तो शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक विकास हेतु उसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा व्यक्ति का और समाज का। इसलिए जरूरत है अल्टरनेटिव व्यवस्था का। तो प्राउद का विचार है कि मनुष्य के अर्थनैतिक अभाव की पूर्ति नहीं कर सकने के कारण सरकारी नीति के साथ उन लोगों का दोषी ठहराया जाएगा जिन्होंने मानव कल्याण के उद्देश्य में एक निष्ठुर शासन की प्रतिष्ठा करके अपने स्वार्थ की पूर्ति को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर सहानुभूतिशील मन के व्यक्ति को नष्ट कर दिया है। तो वह क्या करता है, प्राउद कहता है कि यह अर्थनैतिक अभाव की पूर्ति नहीं करके उल्टा पुल्टा कानून के माध्यम से किया जा रहा है। और हम लोग जानते हैं यह बात सत्य है कि पृथ्वी तथा विश्व की जो वहन क्षमता है उसके द्वारा वर्तमान जनमानस को खिला पिलाकर जैसे सुखी किया जा सकता है वैसे ही भावी संतति के भरण पोषण की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इतना संपदा छिपा हुआ है इस वसुंधरा रत्न गर्भात समुद्र में, इतना संपदा छिपा हुआ है कि वर्तमान को तो खिला पिला सकता है और साथ में भावी संतति के लिए भी भरण पोषण व्यवस्था की जा सकती है। इसका एक एग्जाम्पल है कि 1964 में रोम में आयोजित विश्व जनसंख्या अधिवेशन में राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग की एक संदेश में कहा गया खाद्यान्न और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की दृष्टि से, खाद्यान्न और जीवन की दूसरी आवश्यकताओं की दृष्टि से भूमि से यानी भूमि में उत्पादन क्षमता बहुत ही अधिक है, लेकिन यह काफी हद तक मनुष्य के आविष्कार करने की क्षमता पर निर्भर करता है। हम कितना इसका खोज करते हैं, एक वस्तु को कितने ढंग से हम इस्तेमाल करके उपयोग में ला सकते हैं जिससे ताकि लोगों के अभाव को हम दूर कर सकते हैं। इसका जरूरत है कि क्षमता तो बहुत है हमारे पास, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, हमको आविष्कार करने की क्षमता पर निर्भर करता है।
हम आविष्कार करेंगे उसको खोजने का, कि मेरा जो है जल थल नभ और सूक्ष्म और अति सूक्ष्म जो आध्यात्मिक संपदा है उसको हम कैसे उसमें से खोज निकालेंगे, इस पर निर्भर करता है। अभी तक किए गए आविष्कारों से प्राप्त जानकारी जो हुआ है और वर्तमान सामाजिक ढांचे के आधार पर यदि रूढ़िवादी आंकड़ों को लेकर ही देखा जाए तो पृथ्वी वर्तमान जनसंख्या से बहुत अधिक जनसंख्या के भार को वहन करने की क्षमता रखती है। इसके पास अगाध भंडार है। यह वह खुले हाथ से परमात्मा ने पूरे बिखेर दिया है संपदा को, तो इसमें कोई कमी नहीं। यदि समस्त उत्पादक भूमि पर खेती आरंभ कर दी जाए और सभी जगह आधुनिक खेती के वैज्ञानिक साधनों का उपयोग किया जाए तो इस प्रकार की वर्तमान उत्पादन में कई गुने की बढ़ोतरी हो सकती है। तो हम कितना इस्तेमाल करते हैं साइंस का, कितना अपने मन का इस्तेमाल करके, साइंस का उपयोग करके हम किस प्रकार से हम विकास करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। और जब इसको हम करेंगे ऐसा तो कई गुना बढ़ोतरी होगा, फिर किसी चीज का अभाव नहीं रहेगा मनुष्य के विकास करने के लिए। जैसे लोहा, कोयला, शक्ति और औद्योगिक माल के साधन भंडार संबंधी अध्ययन से पता चलता है कि ये बढ़ती हुई जो आबादी आवश्यकता से लंबी अवधि तक पूरा करने में समर्थ है। ऐसा नहीं है कि समर्थ नहीं। सौर ग्रह हो गया, परमाणु शक्ति की संभावना का अभी तो केवल कहा जा सकता है कि श्री गणेश ही हुआ है, बहुत है संपदा। यह एक महत्वपूर्ण संगठन का संदेश है कि हल्के फुल्के तर्कों द्वारा अपनी असमर्थता को छिपाने के लिए इस संदेश को नजर करना सहज नहीं है। क्या संदेश है? कि इस जो है विश्व ब्रह्मांड में अगाध संपदा है। ये इस बात को नजरअंदाज नहीं किया सकता है। इतना ही नहीं, पृथ्वी के विभिन्न स्थानों में प्रोफेसर जैसे अटाबरी, ब्रिटानेयू, डब्ल्यू.एस. और ई.एस. बोइंसिंस्की ऐसे विद्वानों ने समान ही मत व्यक्त किया है, सब विद्वान, कि बहुत अगाध संपत्ति। इसलिए प्राउद के द्वितीय सिद्धांत में कहा गया है कि विश्व की समस्त संपदाओं यानी स्थूल सूक्ष्म कारण का अधिकतम उपयोग होना चाहिए। इस नीति के द्वारा हर जागतिक वस्तु को व्यवहार करने के फलस्वरूप कम उत्पादन की समस्याओं को हल करना संभव होगा। अगर जो हम कहते हैं कि उत्पादन कम हो रहा है, इसीलिए देना सबों के अभाव को दूर करना संभव नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हर जागतिक वस्तुओं को व्यवहार करके, उत्पादन करके, उपयोग करके हम जो अभाव उसको दूर कर सकते हैं। विश्व जनसंख्या और उत्पादन किताब जो है लिखा हुआ, उसमें बोइंस्किस ने लिखा है कि मुख्य समस्या क्या है? अपने सभी उपलब्ध स्रोतों के पूरे उपयोग में मनुष्य की अपर्याप्त क्षमता, कि जितना भी उपलब्ध स्रोत है उसमें पूरा उपयोग जो होना चाहिए, उसमें कमी क्या है? तो मनुष्य की अपर्याप्त क्षमता है कि हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, हम प्रकृति में खोज नहीं कर पा रहे हैं। एवं उन्होंने आगे क्या कहा है? कोई नहीं जानता कि कब संसार की वाहक शक्ति सीमा पर पहुंच जाएगी। अर्थात समस्या के समाधान हेतु एक और जैसे वस्तुओं का उपयोग करना होगा ठीक, वैसे ही व्यवहारिक ज्ञान अर्जन के लिए मनुष्य की अप्राप्त सामर्थ्य की बुद्धि विकसित करने के लिए उसके मन के द्वार को खोल देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि जैसे कि समस्या के समाधान हो तो किसी वस्तु के का उपयोग कैसे होगा, उस उपयोग को करना, कैसे उपयोग करेंगे और फिर उपयोग करने के लिए कैसे हम बुद्धि का विकास करेंगे, वह भी विकास हमको करना पड़ेगा। क्योंकि वस्तु का उपयोग इंसान अपनी बुद्धि द्वारा करता है, इसलिए हमको बुद्धि का विकास करना पड़ेगा। हम लोगों की बुद्धि का विकास विभिन्न कारणों से द्रुततर नहीं हो पा रहा है।
इसलिए विश्व की बहुत सी चीजें हम लोगों को क्या होता है, अज्ञात ही रह जाती। कुछ दिन पहले तक टमाटर सिर्फ घर में सजावट हेतु गमलों के ऊपर रखा जाता था। मनुष्य को मालूम नहीं था इसमें बहुत विटामिन है। वैसे ही आज पृथ्वी पर बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में विशेष ज्ञान नहीं होने के कारण मनुष्य को उपभोग हेतु उसका उपयोग करना संभव नहीं हो रहा है। वनस्पति शास्त्रियों ने अब तक 2,50,000 प्रकार के जीवों पौधों का आविष्कार किया है, जिसका केवल 1% मनुष्य के कल्याणार्थ उपयुक्त हुआ है। अभी तक शेष अनुपयुक्त है। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरे पास संपदा में बहुत कुछ छिपा हुआ है और खोज हो भी गया बहुत कुछ, तो यूटिलाइज करने का तरीका नहीं मालूम। इसके अलावा वनस्पति शास्त्रियों के आविष्कार के बाहर भी करोड़ों चीजें रह गई हैं। हाल में किए गए आविष्कारों में से कुछ कुछ जीवों का उपभोग किया गया है, कुछ कुछ चीजों का, जैसे सिलोलोज को रेयन में कन्वर्ट किया गया, प्लास्टिक और पेंट को एंटीबायोटिक प्रवर्तित कर इंसान के कल्याण में लगाने के लिए चेष्टा की गई है। समुद्र की सतह से भी मनुष्य की खाद्य की प्राप्ति हुई है, हो रही है। इस प्रकार विज्ञान और वैज्ञानिक बुद्धि को उन्नत करके सभ्यता के ध्वंस की प्रतिष्ठा की जगह मनुष्य को उपभोग के लिए इन्हें नियोजित किया जाए, तब बहुत ही लाभदायक आविष्कार होगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हमको विज्ञान और वैज्ञानिक बुद्धि को उन्नत करना पड़ेगा और सभ्यता के ध्वंस की प्रतिष्ठा न करके हमको मनुष्य के उपभोग के लिए नियोजित इसको लगाना पड़ेगा, इस वस्तु को। तब बहुत ही लाभदायक आविष्कार कहा जाएगा, जिससे मनुष्य की क्षुधा की परितृप्ति में किसी कष्ट की अनुभूति नहीं होगी। तब उसके अभाव को हम दूर कर सकते हैं। बहुत से व्यक्ति यह युक्ति देते हैं कि देश की अर्थनैतिक उन्नति के साथ सामंजस्य रखते हुए जनसंख्या की सीमा को निर्धारित करनी चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं जनसंख्या ही कम कर दिया जाए तो अभाव भय नहीं होगा। जो इस तर्क में विश्वास करते हैं उनका कथन है एक विशेष सीमा तक जनसंख्या वृद्धि का समर्थन किया जा सकता है, इसके बाद समर्थन असंभव है। वो लोग बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। लेकिन प्रकृत रूप से जगत की हर वस्तु जब परिवर्तनशील है, जैसा कि सब जानते हैं दुनिया परिवर्तनशील है, हर क्षण हर मिनट परिवर्तन हो रहा है, तब अर्थनैतिक जगत में भी, जिसको हम चरम कहते हैं, उसमें भी कल अवश्य परिवर्तन होगा। आर्थिक क्षेत्र में भी नित्य नूतन आविष्कार तथा ज्ञान राज्य के एक एक आवरण के उन्मोचन द्वारा मनुष्य की बुद्धि को नए नए क्षेत्रों में प्रयोग करके आज जो चरम मालूम पड़ता है, कल उससे अधिक उत्पादन किया जा सकेगा। इसलिए जब बुद्धि का आविष्कार होगा, बुद्धि आगे बढ़ेगा, मनुष्य का विकास होगा, तो जो आज लग रहा है कि इसका इतना तक हम उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, इसका विकास होता है, उससे अधिक विकास होगा और उससे अधिक उत्पादन होगा। तब जो देश अतिरिक्त जनसंख्या समस्या से आक्रांत है, तब जो देश सोच रहा है कि आज जनसंख्या अधिक है, वही मेरा समस्या का कारण है, वही क्या होगा, एक दिन न्यून जनसंख्या समस्या का सामना करेगा कि मेरे यहाँ जनसंख्या ही कम है। तो सामाजिक गठन पुस्तक में जे.आर. हिम्स ने इंग्लैंड के बारे में कहा है, उत्पादन के पक्ष में जनसंख्या में वृद्धि से अधिक कठिनाई हमें ह्रास से झेलनी पड़ेगी। और वह भी इंग्लैंड के लेखक कहते हैं कि उत्पादन के लिए जनसंख्या में वृद्धि से जो अधिक कठिनाई हो रहा है, हमें आने वाले समय में उससे अधिक ह्रास से झेलना पड़ेगा समस्या। अर्थात जनसंख्या वृद्धि होने से ही देश की अर्थनैतिक उन्नति एवं जीवन का मापदंड सर्वदा कम होता जाएगा, जो कहते हैं लोग, ऐसा बात नहीं है। उपरोक्त द्वितीय सिद्धांत जो है हम लोग का, जो उपरोक्त उपयोग सूक्ष्म और आध्यात्मिक संपदा, इन शब्दों का हम जानेंगे कि किस प्रकार से हम जो है स्थूल, सूक्ष्म
और आध्यात्मिक संपदा का उपयोग जो है कैसे करते हैं। तो इसके लिए हमको जानना पड़ेगा, ये बात तो समझे कि तीनों संपदा का उपयोग करना पड़ेगा। हम समझेंगे उपयोग कहते किसको है, उपयोग कहते किसको है। तो उपयोग शब्द जो है हिंदी के उपयोगिता शब्द से आया है। अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द का तात्पर्य क्या है? तो अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्री कहते हैं एक वस्तु में मनुष्य के अभाव की पूर्ति करने की निहित क्षमता। कोई वस्तु किसी मनुष्य के अभाव को कितना हद तक जो दूर करने का क्षमता रखता है, उसी को कहते हैं हम उपयोग कहते हैं। तो अर्थशास्त्र में उपयोगिता का जो तात्पर्य है कि एक वस्तु में मनुष्य के अभाव की पूर्ति करने की निहित क्षमता को कहते हैं उपयोगिता। जैसे पानी से हमारी प्यास मिटती है, प्यास मिटाने की क्षमता पानी की उपयोगिता है। क्योंकि यह पानी प्यास मिटाती है, तो पानी जो है प्यास मिटाने की क्षमता उसमें निहित है, इसलिए पानी की उपयोगिता हुआ। अगर प्यास मिटाने की क्षमता नहीं होती तो पानी का मेरे जीवन में कोई उपयोगिता नहीं। इसी प्रकार हर वस्तु में कुछ ना कुछ उपयोगिता है। जो मनुष्य किसी न किसी तरीके से अभाव दूर कर सकती है, उसी को उपयोगिता कहते हैं। वैसे एक वस्तु में एकाधिक उपयोगिता भी रह सकती है, और ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु में एक से अधिक उपयोगिता होती है। जैसे पानी में जिस पर हम लोग प्यास मिटा सकते हैं, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, पानी से विद्युत उत्पादन में, सिंचाई में, जलयानों में, जलयानों के रूप में हम क्या करते हैं, जैसे कि एक सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं, उसमें व्यवहार कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं एक ही पानी का कितने जगह हम इस्तेमाल करते हैं, एक से अधिक। तो इसको उपयोगिता को हम बढ़ा रहे हैं। उपयोग शब्द का अर्थ होता है जिस वस्तु में उपयोगिता है उसको व्यवहार में लाकर उपयोगी बना देना। उपयोग शब्द का अर्थ होता है जिस वस्तु में उपयोगिता है किसी वस्तु का, उसको व्यवहार में लाकर हम उपयोगी बना देते हैं, तो हम उसको बोलते हैं उपयोग। प्रौत के द्वितीय सिद्धांत के अनुसार है कि हर वस्तु का अधिकतम उपयोग होना आवश्यक है। स्थूल सूक्ष्म कारणेषु चरमोपयोग, चरम उपयोग करना है, अधिकतम उपयोग होना आवश्यक। इस अधिकतम उपयोग के द्वारा अर्थनीतिक उत्पादन व्यवस्था की समस्याओं का समाधान आरंभ किया जाता है। यानी इसी अधिकतम जब उपयोग करेंगे तो अर्थनीति का जो है उत्पादन व्यवस्था की समस्या जो मेरे पास नहीं है, अधिक प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो अधिकतम उपयोग करेंगे तो उस समस्या का समाधान हो जाएगा। एक ही साथ मनुष्य के अभाव को भी हम दूर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अधिकतम उपयोग का तरीका आ गया, प्रोडक्शन आ गया, तो हम अभाव को दूर कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि संसार में यदि सीमित वस्तु के साथ मनुष्य का सीमित अभाव रहता है तो कोई बात नहीं। सीमित वस्तु के साथ मनुष्य का अगर सीमित अभाव रहता तो कोई बात समस्या नहीं था, क्योंकि भाई सीमित वस्तु है, कम वस्तु है, और अभाव भी क्या है, सीमित है, इसलिए उससे पूर्ति हो जाएगा। और असीम अभाव के साथ असीम संपदा उपलब्ध रहती है। अगर असीम अभाव भी है, असीम संपदा भी रहे, तो अभी कोई समस्या का जन्म नहीं होता है। लेकिन वस्तुतः समस्या का मूल कारण क्या है, मनुष्य का अनंत अभाव है। तो इसे सीमित वस्तु मंडल के द्वारा पूर्ति की चेष्टा जटिलता की सृष्टि करता है। तो हमको अभाव है अनंत, अब वस्तु सीमित है, तब तो क्या होगा कि हमको जटिलता बढ़ेगा, समस्या बढ़ेगा। इसलिए समस्या के समाधान हेतु एक पदार्थ का उपयोगी रखना स्थिति को बेहतर बना देगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समस्या के समाधान हेतु एक पदार्थ का हम उपयोगी उसको बनाएंगे, और उपयोगी बनाएंगे रंग बिरंग ढंग से, एक से अधिक तरीके से। समस्या के समाधान में अनुपयोग नहीं करेंगे, कोई सामान है उसका अनयूटिलाइज रखे हुए हैं तो भी हानिकारक है। वैसा ही किसी वस्तु का हम दुरुपयोग कर देते हैं तो भी अपराध है।
इसलिए हमको क्या करना है, रंग बिरंग ढंग से किसी वस्तु को उपयोग करके अभाव को दूर करें। इसलिए मानव कल्याण में हर वस्तु का सर्वाधिक उपयोग होना आवश्यक है। उद्देश्य के सिद्धि के लिए विभिन्न तरीकों का सहारा लेना चाहिए हम लोग को। जैसे हम भिन्न प्रकार से कैसे सहारा लेंगे, जैसे मान लिया कि हम कोई वस्तु है उसको रूपगत परिवर्तन कर देंगे, उसका रूप बदल करके। जैसे एक वस्तु को वर्तमान अवस्था से अधिकतम कल्याणार्थ व्यवहार करने के लिए उसके आकार में परिवर्तन की आवश्यकता है। जैसे जंगली लकड़ी है और जंगली लकड़ी से हम कुर्सी मेज आदि में परिवर्तन कर दिए, आकर के उपयोग में ले आए कुर्सी के रूप में। तो जंगली लकड़ी था पहले, उसका रूप परिवर्तन करके कुर्सी बना दिया और उसका उपयोग कर लिए। जो कुर्सी का अभाव पहले लकड़ी था जिसका यूज नहीं हो रहा था ठीक से, जंगली लकड़ी का, और कुर्सी बना दिए, उपयोग कर लिए, अभाव को दूर कर दिए। दूसरा है जैसे मान लिया जाए स्थान का परिवर्तन करके अभाव हम दूर कर सकते हैं। एक वस्तु किसी स्थान से जहां उसकी उपयोगिता का सदुपयोग होना संभव नहीं है, उसको क्या करें, स्थानांतरित कर देते हैं। जैसे खान में अचल कोयला का विशेष उपयोग नहीं है, वो पड़ा हुआ है कोयला के जगह खान में, और उस कोयले को किसी प्रकार उद्योग कारखाने के निकट लाया जाए तो उसका उपयोग संभव होगा। तो उपयोगिता हम बढ़ा रहे हैं। जैसे है मान लिया जाए तीसरा कि समयगत उपयोग, किसी विशेष समय किसी वस्तु विशेष का उपयोग संभव नहीं है, तो उस समय उसको सावधानी से रखकर नष्ट होने देकर न होने देने तक उपयुक्त समय के लिए सुरक्षित रखना, उस उचित समय के आने पर उसका सदुपयोग करना। मान लिया कोई कच्चा सामान है, खराब हो जाएगा कुछ दिन के बाद, तो क्या करेंगे, उसको हम ठीक से रख रखाव करके, व्यवस्था करके, या उसको प्रोसेस फूड बना करके उसका रख रखाव करके समय आएगा फिर उसको दूसरी जगह वितरित कर देंगे, हम उपयोग कर लेंगे। उसी प्रकार से है अधिकारगत उपयोग। जैसे मान लिया पूंजीवादी व्यवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति के हाथ में अगाध संपत्ति पड़ा हुआ है, उसका उसके पास में उचित उपयोग नहीं हो रहा है, अगर उसका और वो उसका दुरुपयोग भी करता है, अगर उस समय अधिकतम उपयोग के नियमानुसार हम क्या करें, मालकियत में परिवर्तन ला दिए, पैसा को वितरण कर दिए हम, मालकियत में परिवर्तन लाकर जिसमें कुछ नहीं है उसे देने से क्या होगा, उसका अधिकतम उपयोग के माध्यम से वो अपना एवं देश का कल्याण कर सकेगा, उसका पैसे का मूल्य बढ़ जाएगा, दूसरे का अभाव जो है कमेगा। जो पूंजीवादी व्यवस्था एक जगह एकत्र हो गया संपत्ति, तो वितरण करने से समस्या का समाधान होगा, अभाव का दूरत्व होगा। तो विभिन्न प्रकार के उपयोगों की सुविधा के निमित्त ज्ञानगत उपयोग का मूल्य भी कम नहीं है। तो एक तो उपयोग को बढ़ा दिए और साथ में ज्ञानगत उपयोग भी हमको बढ़ाना पड़ेगा। ज्ञानगत उपयोग के द्वारा हम ये बताना चाहते हैं, एक नए तरीके का आविष्कार के बाद अगर उसको जनता के बीच में प्रचारित नहीं किया गया तब मनुष्य उस तरीकों को कैसे जान पाएगा। इसलिए उसको ज्ञान को हमको प्रचार भी लोगों के बीच में करना है ताकि उसका उपयोग का तरीका जाने। ट्रैक्टर के युग में इसके बारे में यदि किसी को मालूम नहीं रहा तब मनुष्य हल से ही काम लेगा, क्योंकि बताया गया है। इसलिए अधिकतम उपयोग के सफल कार्यान्वयन में एक विशेष आविष्कार का प्रचलन होना आवश्यक है। उपयुक्त पद्धति के अलावा अन्य भी बहुत प्रकार के तरीके हो सकते हैं उपयोग का मात्रा बढ़ाने का, जिनके माध्यम से हम वस्तुओं का सर्वाधिक उपयोग कर सकते हैं। कल्याण के उद्देश्य से वर्तमान पद्धति को एवं नित्य नूतन पद्धति का आविष्कार करके सबको उपयोग में लाना होगा। उपयोग का तात्पर्य सिर्फ भौतिक संपत्ति तक ही सीमित नहीं है। अन्य जो हमारे पास और भी दो संपदाएं हैं, सूक्ष्म संपदाओं का भी अधिकतम उपयोग होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की क्षुधा त्रिपहलात्मक है, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक। इसलिए उस संपदाओं का भी अधिकतम उपयोग करना होगा। इसलिए मनुष्य को सुखी करने के लिए सिर्फ भौतिक संपदा के प्राचुर्य से काम नहीं चलेगा।
उसे सूक्ष्म संपदा की भी मालकियत देनी पड़ेगी। मनुष्य सिर्फ आहार नहीं चाहता है, वह मानसिक तृप्ति भी चाहता है। यही मनुष्य एवं पशु में अंतर है कि पशु क्या है, केवल थोड़ा सा संतुष्ट हो गया, लेकिन मनुष्य को चाहिए अनंत ऐसा से वह गुणान्वित है। तो यही मनुष्य एवं पशु में अंतर है, इसलिए इसको चाहिए तीनों। इसलिए प्रौध के द्वितीय सिद्धांत में तीनों संपदाओं का उल्लेख किया गया है। भौतिक संपदाओं का तात्पर्य है किससे, तो पंचभूतात्मक जगत, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन पंचभूतों का अधिकतम उपयोग करना होगा। आनंद सूत्रम में जैसे भी कहा गया, सेकेंड प्रिंसिपल में लोग कहा है, स्थूल सूक्ष्म कारण समर्थन बंटन, यानी कि तीनों संपदा का अधिकतम उपयोग करना है। अब पंच भौतिक तत्वों जो मेरा है क्षिति जल पावक गगन समीर में सन्निहित स्रोतों का विकास एकमात्र 100% ईमानदारी से एवं उनके उपयोग करने के प्रयास के माध्यम से ही किया सकता है, जो भौतिक संपदा का उपयोग, इसका अधिक से अधिक हम इस्तेमाल करेंगे। हम जल थल और नभ में खोज खोज कर मनुष्य के लिए प्रयोजनीय तत्वों को निकालना होगा। अब अधिभौतिक, अधिभौतिक शब्द का अभिप्राय भौतिकता से अलग इतर की चीजों से है। इसका अर्थ है पंचभौतिक जगत के इतर हमारा मन, जिसके विभिन्न स्तरों में विभिन्न संपदाएं छिपी हुई। अब क्या है कि पंचभौतिक जगत के अलावा जो अधिभौतिक संपदा है, आध्यात्मिक संपदा है, यह क्या है, अधिभौतिक संपदा है, यह क्या है, हमारा मन है, जिसके विभिन्न स्तरों में विभिन्न संपदाएं छिपी हुई। अभी जो मन का स्तर जो है, पंच कोशात्मक जैविक सत्ता कथकली पुष्पक जो है, जो ये 5 लेयर है, इस मन के लेयर में वह बहुत सारे विभिन्न लेयर में विभिन्न संपदाएं छिपी हुई है। भौतिक जगत को सर्वाधिक उपयोग में लाने के लिए मन की ही मन क्रियाशील होना पड़ता है। अब भौतिक जगत में सर्वाधिक उपयोग जो होगा वो कैसे करेंगे हम, तो मन को ही क्रियाशील होना पड़ता है, मन के माध्यम से ही करते हैं। मानव के मन ने ही क्या किया है, गुरुत्वाकर्षण नियम का खोज किया है, सापेक्षिकता का सिद्धांत का खोज किया है, इस प्रकार से अनेकों चीज का मनुष्य का मन ही खोज किया है। मानव बुद्धि ने ही क्या किया है कि मानव का बुद्धि नहीं, वायुयान, स्पुतनिक, रॉकेट आदि का आविष्कार किया है। और कितनी संपदा मानव के मानस राज्य में छिपी हुई है, मन के लेयर में छिपा हुआ है, कौन जानता है। सबों को कहना मतलब यह सब कुछ उसी के अंदर में छिपा हुआ है। सबों को मानव कल्याण हेतु अधिकतम उपयोग की सुविधा प्रदान करनी होगी। किस प्रकार से मन का विकास होगा, और जिनके पास है यह खोजना पड़ेगा, और खोज के मानव के कल्याण के लिए लगाना पड़ेगा। इसके अलावा मानव मन की शक्ति से आज के मनोवैज्ञानिक ने क्या किया कि जैसे टेलीपैथी हो गया, दूर संचार, दूरानुभूति कहते हैं, मानसिक दूर संचार, कि घर बैठे बैठे एक आदमी दूसरे आदमी से बात कर लेते हैं बिना तार के, बिना किसी वैज्ञानिक उपकरण के। तो यह क्या है, मन का ही शक्ति है, जिसको टेलीपैथी कहते हैं। क्लैरिविएंस हो गया, क्लैरिविएंस क्या है कि हम दूर से ही बैठे बैठे किसी चीज को हम देख लेते हैं। अतीन्द्रिय दृष्टि जो कहते हैं, सूक्ष्म दृष्टि। तो बैठे बैठे इससे क्या हुआ, टेलीपैथी से हम किसी से बात कर लिए, हम मने मन, एक जगह से दूसरे जगह, है पटना में, कहीं दिल्ली में बैठे हुए हैं लोग। और दूसरा क्या है कि किसी कोई वस्तु है रखा हुआ कहीं पर है, और उसको हम वहीं पर से देख लिए। प्रीकॉग्निशन है, वह क्या है कि जैसे पहले ही किसी घटना के बारे में जान गए, अब किसी का मृत्यु होने वाला है, कोई घटना होने वाला है दुनिया में, तो पहले ही जान गए।
ये सब क्या है? परा मनोविज्ञान की बात है यह। ये सब जितने चीज हैं वो मन के लेयर में छुपे हुए हैं। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, हमको खोजना पड़ेगा और उसका भी समाज के मनुष्य के कल्याण के लिए लगाना पड़ेगा। ये सभी मानव मन की अतिमानस कोण की संपदा, कोष की संपदा है। तो हर कोष का अपना अपना है, यह संपदा है। तो ये सब जो हम देखे, टेलीपैथी, क्लेयरवॉयंस, कॉग्निशन, ये सब जो है अतिमानस कोष की संपदा है। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है, जो मन से परे की बात है। परा मनोवैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि अधिकांश व्यक्ति इन शक्तियों के जन्माधिकारी होते हैं, लेकिन उसको पता नहीं है। वो जन्म से ही आए रहते हैं या समय के साथ ही बहुत सारे डेवलप होते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है। इवेंट इतना ही नहीं, ड्यूक विश्वविद्यालय के साधारण छात्रों के परीक्षण से पता चला है कि प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति में ये सभी संभावनाएं गुहाहित हैं, प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन इनकी उचित परिचर्या नहीं होने के कारण धीरे धीरे शक्तियां गायब हो जाती हैं। इसलिए हमको इसको बरकरार रखना है, खोजना है। मनुष्य के कल्याण के लिए इन शक्तियों को विकसित करना निश्चय ही उचित है। प्रकृति रूप से भी सभी क्षमताएं मनुष्य को भूमा मन से प्राप्त हुई है। क्योंकि हम जानते हैं क्षमताएं जो है, ये पंच तत्व, ये पंच कोश जो है, 5 लेयर मनुष्य का है, वह क्या है? भूमा मन का ही, चित्त का ही है, लेयर है वह। तो भूमा मन से ही आया है यह मन का विकास, हम लोग सब जानते हैं। तो प्रकृति रूप से भी सभी क्षमताएं मनुष्य को भूमा मन से प्राप्त हुई, क्योंकि मानव मन जो है भूमा मन के स्थूलीभूत अवस्था से क्या हुआ? भूमा मन स्थूलीभूत हुआ है, पुनः विकसित अवस्था का एक स्तर है यह। अर्थात जो कुछ वह करता या सोचता है वह भूमा मन का ही खंड विकास है, क्योंकि उन्हीं से तो आया है मन और मन का लेयर। जिसमें भूमा मन का विकास जितना अधिक हुआ है, जिस व्यक्ति में जितना भूमा मन का रिफ्लेक्शन हुआ है, विकास हुआ है, उसमें उतनी ही तीक्ष्ण बुद्धि होती है। जागतिक कल्याण के लिए इस शक्ति को जागृत करना होगा कि जिनके पास है उसका इस्तेमाल करेंगे, और फिर इस शक्ति को भी हमको जागृत करने की आवश्यकता है, ताकि जगह करके और जो है सो उसको लेकर मनुष्य का कल्याण कर सके। तभी अधिकतम इस्तेमाल हम कर सकते हैं, अधिकतम उपयोग संपदा का कर सकते हैं। आध्यात्मिक संपदा का अर्थ है भूमा स्पंदन, जो मेरा कॉस्मिक वेव जो है, इससे मतलब आध्यात्मिक संपदा का। विश्व में जो परमात्मिक संवेदन प्रवाहित हो रही है, उसका उपयोग मानव के आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए करना होगा। क्योंकि मनुष्य हम चाहता है अधिक से अधिक उसको पाने की लालसा है। तो जैसा कि प्रथम प्रिंसिपल में कहे हैं कि उसको क्या करना पड़ेगा, हमको आध्यात्मिकता तरफ मोड़ना पड़ेगा। तो उसका उपयोग मानव के आध्यात्मिक क्षुधा की तृप्ति के लिए करना होगा। और इसके अतिरिक्त विज्ञान सम्मत आध्यात्मिक पद्धति को व्यक्ति के स्थूल से सूक्ष्मतर विकास में प्रयुक्त करना होगा, ताकि साधना करके अधिक से अधिक पॉजिटिव मार्गभाटा क्रिएट करके और समाज के कल्याण में लगा सके। एक आदमी अगर अगर एक संत लोग या कोई सज्जन लोग अगर साधना भी करते हैं, तो उससे जो तरंग वाइब्रेट होता है वह भी मनुष्य के कल्याण के लिए हो रहा है। तो यह हमको अधिक से अधिक तीनों संपदा का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या है कि हम अधिकतम बात समझ गए। अब हम इसको पाठ है क्या चीज में लिखा हुआ है, स्थूल सूक्ष्म कारण चरण पर कर्तव्य, यह तो हो गया यहाँ तक। अब है विचार समर्थन बंटन। अब जो वितरण होगा तो विवेकपूर्ण होगा। तो हम समझेंगे वितरण को। तो समुचित उपयोग के द्वारा उत्पादन की समस्या दूर करने से ही हम कहेंगे अर्थनैतिक उन्नति होगी, ऐसा नहीं कह सकता। मान लिया जाए समुचित उपयोग
भी कर दिए, उत्पादन भी कर दिए, और जो समस्या था वहां उसको भी दूर कर दिए, इसके माध्यम से हम चाहेंगे दूर हो जाएगा। ऐसी बात नहीं है, साथ साथ में क्या करना होगा, उचित वितरण की व्यवस्था करनी होगी। उचित वितरण नहीं होगा तो फिर क्लेश हो जाएगा, समाज में क्रिएट हो जाएगा। इसलिए हमको उचित वितरण भी करना पड़ेगा। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्व वितरण को स्वीकार किया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्व वितरण की पद्धति को स्वीकार किया गया। वह क्या है? उनके मतानुसार उत्पादकों का कर्तव्य है कि बाजार में जो मांग है वो मांग के साथ सामंजस्य रखते हुए उत्पादन करे। कि मांग होगा बाजार में, उसके अनुसार, मांग के अनुसार उत्पादन करे। इसको कहते हैं स्व वितरण। उत्पादित वस्तुओं के बाजार में आने से जरूरतमंद लोग इसे खरीद लेंगे, ऐसा कहता है पूंजीवादी व्यवस्था। इस प्रकार दूसरी किसी पद्धति को लागू कर वितरण की समस्या बनाना कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए हम इस प्रकार की पद्धति को लागू करके वितरण की समस्या बनाना कोई आवश्यक नहीं। तो आम बात है कि डिमांड होगा तो आपूर्ति करेंगे, उत्पादन करेंगे। लेकिन स्व वितरण व्यवस्था का परिणाम कितना भयावह है उसका स्पष्ट प्रमाण उन देशों के वास्तविक रूप में मिलेगा जहां पूंजीवादी व्यवस्था है। तो वहां पर यह जो होता है, इस व्यवस्था से क्या आता है, तो वहां पर क्या होता है कि वह बहुत बड़ा भयावह स्थिति आता है। प्रकृति रूप से इस स्व वितरण में मांग की जो बात कही गई है उसे अर्थशास्त्र की भाषा में प्रभावशील मांग कहते हैं। जो मांग की बात कहा गया है स्व वितरण प्रणाली में कि मांग जो होगा वहां पर आपूर्ति होगा। तो यह जो अर्थशास्त्र में कहा गया है मांग, मांग मतलब होता है यहाँ पर प्रभावशाली मांग, अर्थात जिस मांग के पीछे रुपये का समर्थन कहा गया है उसी को कहते हैं प्रभावशाली मांग। इसलिए बाजार में जिसके पास रुपया है वही वस्तुओं को खरीद सकता है, और जिसके पास रुपया नहीं है, हजारों मांग रहने के बावजूद भी उसे कुछ भी नहीं मिलता। मांग है, पैसा ही नहीं। इसके फलस्वरूप असमानता दिखाई देती है। इस असमानता का कारण है विभिन्न व्यक्तियों के जीवन में अवसर एवं सुविधा का अभाव। असमान अवसर का अर्थ है असमान आय, एवं असमान आय का मतलब है असमान अवसर एवं सुविधा। इस दूषित वातावरण के घेरे में मनुष्य बंध जाता है। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीब और गरीब हो जाता है, लेकिन दूसरी ओर अमीरों की संतान की आय वंश परंपरा में उन्नति करने का अवसर एवं सुविधा मिलने के कारण अधिक होती जाती है, धनवान होता जाता है। बाजार में प्रभावशील मांग उन लोगों में ही ज्यादा होता है जो धनवान है, पैसा दे खरीद लेते हैं, एवं उत्पादक अमीरों के लिए ही उत्पादन करते हैं। और उत्पादक जो होते हैं वह केवल जिसके पास पैसा वही खरीद सकता है, उसी अमीरों के लिए उत्पादन करते हैं। इसलिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विलासिता की चीजों के अधिक उत्पादन के फलस्वरूप उपभोक्ता के मालों की आपूर्ति हमेशा कम होती है। तो हम देखते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, विलासिता की चीजों का अधिक उत्पादन क्या आता है, और उपभोक्ता का जो जरूरत का चीज है उसका उत्पादन नहीं कर पाता, नहीं करता, चूंकि वहां से उसको मुनाफा अधिक नहीं मिलेगा। फलस्वरूप उपभोक्ता के मालों की आपूर्ति हमेशा कम होती है। इसलिए समाज हमेशा परिणाम स्वरूप खाद्य संकट की स्थिति में रहता है। सरकार इस अवस्था को दूर करने के लिए क्या करता है, इस अभाव को दूर करने के लिए राशन व्यवस्था शुरू करती है। कहता है ना कि सामान कहां से ला रहे हैं, तो कंट्रोल से ला रहे हैं, यानी नियंत्रण व्यवस्था से ला रहे हैं, नियंत्रित व्यवस्था से ला रहे हैं, यानी राशन व्यवस्था शुरू करता है। इतना मिनिमम तुमको दिया जाएगा, अधिक चाहेगा तो उसको मिलेगा। तो सरकार क्या करता है, इस अवस्था को दूर करने के लिए राशन व्यवस्था शुरू करती है। उससे आपूर्ति और भी कम हो जाती है, जितना देना चाहिए, जितना मांग है उससे भी कम मिल रहा है। घर में खर्चा 10 किलो मिल रहा है 5 किलो, जिसके परिणाम स्वरूप देश में समस्या का हल कभी भी नहीं होता। इसलिए इस पूंजीवादी वितरण व्यवस्था की मान्यता देना कतई संभव नहीं है। इसलिए इस व्यवस्था से हम वितरण नहीं कर सकते हैं।
अनेकों इस व्यवस्था से उद्धार पाने के हेतु ठीक इसके विपरीत व्यवस्था को की बात कहते हैं। उनके अनुसार क्या होता है, समान वितरण व्यवस्था होनी चाहिए, और समाजवादी लोग कहते हैं नहीं, बराबर वितरण कर दो। तो इसके उल्टा कुछ लोग हैं जो कहते हैं समान वितरण व्यवस्था होनी चाहिए। यह मतवाद पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध प्रतिक्रिया का परिणाम है। संसार का कोई भी देश किसी भी युग में सम वितरण या समानता की स्थिति नहीं ला सका। आज तक यही है अनुभव लोगों का। और आनंद सूत्र में हम लोग जानते हैं कि सिद्धांत है वैचित्रम प्राकृत धर्म समानम भविष्यति, कि दुनिया का कोई भी चीज एक समान नहीं है। सिद्ध जगत की कोई भी दो वस्तुएं तादात्म्य रूप से एक समान नहीं होती। दो शरीर भी एक नहीं है, दो मन भी एक नहीं है, दो अणु परमाणु भी एक नहीं है। विचित्रता ही प्रकृति का स्वभाव। यदि कोई सभी को समान करना चाहे, वैसी दशा में ऐसा करना दिवा स्वप्न होगा, क्योंकि अब प्रकृति धर्म विरोधी बात है, एक समान हो ही नहीं सकता है। इसलिए आज रूस में तकनीशियन व बुद्धिजीवी अभिजात वर्ग की आय साधारण श्रमिक जनता से बहुत अधिक। रूस सरकार इसे मान लेने को, यानी साम्यवादी सरकार इसे मान लेने को बाध्य हुई है, इसलिए कि यही स्वाभाविक है। क्योंकि अंतर होना है, हम समान नहीं कर सकते। वो भी मान लिया है, यही स्वाभाविक है कि अंतर होना है, समान नहीं हो सकता। हर व्यक्ति को समान रूप में अगर देते हैं, एक ही अर्थनीति ढांचा में गढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते अगर हैं, तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जोर जबरदस्ती से सबों को समान करने का अभियान चलाकर हम क्या करें, बहुत बड़े समस्या को ही सृष्टि करेंगे। इसके कष्ट से जो कि एक समान करने का था, अब प्रावधान किया था, उसको बचाने के लिए क्या किया, लेनिन को नया आर्थिक नीति लाना पड़ा। उन्होंने कहा एक कदम पीछे हटने का अर्थ है भविष्य में 2 कदम आगे जाना। वह कहा कि नहीं, समान नहीं कर पा रहे हैं तो अंतर थोड़ा करना पड़ा, इसलिए नया शिक्षा नीति लाया और कहा सांत्वना देने के लिए समाजवादी लोगों को कि अरे हम एक समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 कदम पीछे हटना चाहिए, अभी तत्काल हमको असमान करने दो। लेकिन आज तक वह एक समान नहीं हो सका, उसके 1 कदम के पीछे कई कदम हटना पड़ गया। मार्क्स कहा था कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार दिया जाए। मार्क्स कह रहा है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार दे दो। लेकिन इस व्यवस्था को स्वीकार कर लेने से बहुत जटिलता की सृष्टि होने की संभावना है। पहली समस्या होगी कि मनुष्य की जरूरत कैसे निर्धारित की जाए, जो कहा जा रहा है आवश्यकता अनुसार, मार्क्स कह रहा है आवश्यकता अनुसार उसको दे दिया जाए। मार्क्स कह रहा है उसको आवश्यकता अनुसार दे दिया जाए। तो पहली समस्या हो कि मनुष्य की जरूरत कैसे निर्धारित की जाएगी, क्या आवश्यकता है, कितना आवश्यकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य का अभाव भावगत है। कैसा अभाव है, भावगत आवास, ये भावगत अभाव है। वस्तुगत ढंग से उसकी निर्धारित करना बहुत कठिन है कि कितना आवश्यक है, विशेषकर जिन वस्तुओं की आपूर्ति सीमित हो, खास करके उस अवस्था में जब वस्तु का आपूर्ति सीमित हो, उसको वितरित करने वक्त वो हर समय न्याय संगत होगा, यह संभव नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति मोटर गाड़ी में चढ़ना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है मोटर गाड़ी में चढ़ना, किंतु एक साथ ही हर व्यक्ति को मोटर गाड़ी देना कैसे संभव है। अगर नहीं दे सकते हैं तो कैसे जरूरत के अनुसार वितरण होगा। इसके अलावा मनुष्य जानता है कि उसके प्रयोजन के मुताबिक सामग्री मिल ही जाएगी, तब सामर्थ्यानुसार वह काम करेगा, उसकी क्या गारंटी। और जब यह भी जान जाए कि वह सामाजिक व्यवस्था में
कि उसके प्रयोजन के मुताबिक सामग्री और मिल ही जाएगा, तब सामर्थ्यानुसार वह काम करेगा कि नहीं करेगा, इसकी गारंटी क्या है? उसका माइंड में कब है कि हमको बराबर मिलेगा सबको, तो जो काम करेगा सो, जो नहीं काम करेगा सो, सबको मोटरसाइकिल मिल जाएगा। तो वह जब सब कुछ पा रहा है तो उससे अधिक पाने की कोई संभावना नहीं है, जब तब प्राणपण प्रेम से काम करने की प्रेरणा उससे नहीं मिलेगी। इसलिए इस वितरण व्यवस्था के द्वारा उत्पादन जिस प्रकार कम हो जाएगा, ठीक उसी तरह वितरित सामग्री का परिणाम भी कम हो जाएगा। इस प्रकार से समान करने की बात करेंगे तो उत्पादन भी घट जाएगा और वितरित सामान का परिमाण भी घट जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन ही नहीं करेगा हुआ। तो उसको माइंड में कब कर दिया, तुमको बराबर कर देंगे हम। इसमें सुविधा तो नहीं हो मिलेगी, बल्कि जटिल से जटिलतर समस्या की सृष्टि करके अर्थनीति विध्वंस के पथ पर अग्रसर होगी। तो साम्यवादी व्यवस्था में भी नहीं पता वितरण बराबर करते हैं तो भी नहीं, अब पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं कर पा रहे हैं हम। इसलिए लेनिन ने इस सिद्धांत के बारे में कहा था कि वह निरर्थक नारा है। स्टालिन ने क्या किया, इस नीति को परिवर्तित कर आवश्यकता के जगह कार्य लिख दिया, कि आवश्यकता अनुसार नहीं, कारण के अनुसार। लेकिन इससे भी परिणाम अच्छा निकलेगा नहीं कहा जा सकता। एम एन राय ने कहा था, दोनों ही सिद्धांत नए सामाजिक तत्व में तंत्र में असमानता और असमान वितरण को न्याय संगत बनाते हैं, बताते हैं कि दोनों व्यवस्था जो है कहता है कि न्याय संगत है, कारण कि काम का मूल्यांकन करने का कोई शुद्ध तरीका नहीं है। इसका न्याय उन पर निर्भर करता है जो सत्ता संपन्न और उसके परिणाम आचरण विदित है। तो वह न्याय कौन करेगा भाई? तो सत्ता संपन्न कह देगा इतना है, उसके अनुसार दे दो। ऐसा मनमानी करेगा तो क्या होगा, जो परिणाम है आज समाज में अभाव में कोई जी रहा है और कोई क्या है प्रचुरता में जी रहा है। इसलिए प्राउड क्या करता है, नए वितरण व्यवस्था का प्रवर्तन करता है। प्राउड के अनुसार कर रहा है विवेकपूर्ण वितरण होना चाहिए। इस विवेकपूर्ण वितरण का अर्थ है क्या है, वस्तु या वस्तुओं का वितरण विवेकपूर्ण होना चाहिए। अर्थात यह ध्यान में रखकर होना चाहिए कि दी गई वस्तु का अधिकतम उपयोग उस व्यक्ति के लिए है जो इसे अपने व्यक्तिगत या सामाजिक उपयोग के लिए रखता है। हम देखेंगे उस व्यक्ति का अधिकतम उपयोग उस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है कि नहीं। विभिन्न अर्थनैतिक परिस्थितियों में हर उपयोग्य वस्तु जो उपयोग करने का है, जिस वस्तु को, की एक न्यूनतम सीमा रहती है कि मैक्सिमम हम मिनिमम कितना कर सकते हैं, उसका हर वस्तु का एक सीमा होता है। उससे कम होने से जीवन धारण में कठिनाई आती, यानी उससे हम कम करेंगे तो क्या होगा, उसका डिफरेंट टाइप का यूज नहीं कर सकते हैं, उससे हम अपना उपयोग नहीं कर सकते हैं तो अभाव खटकेगा, समस्या जटिल होगा। आज के भारतवर्ष में पेट पीठ एक साथ सटा हुआ युवा समाज और फुटपाथ के अर्धनग्न बासिंदे इस तत्व को प्रमाणित करते हैं कि जीवन की न्यूनतम आवश्यकता उन्हें प्राप्त नहीं है। जीवन की न्यूनतम जरूरतों में हम साधारण 5 चीजों की गणना करते हैं, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास। इन 5 चीजों की गारंटी हर व्यक्ति को करनी होगी। और कहा गया है आनंद सूत्र में, जुवा सर्वनिम्न प्रयोजनम सर्वेशम विधेय, जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की उपलब्धि हर व्यक्ति को होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में भोजन, वस्त्र, शिक्षा, चिकित्सा, आवास की गारंटी होनी चाहिए। लेकिन न्यूनतम आवश्यकताएं क्रय शक्ति के रूप में प्रदान की जाएगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हर मनुष्य के घर में खाद्य सामग्री पहुंचा देने से उसको खाद्य क्रय करने की क्षमता देना अधिक युक्ति संगत होगा। हम घर में पहुंचाते नहीं है, जानते हैं कि हम लोग क्रय शक्ति देते हैं। इसे भूलने से काम नहीं चलेगा। जीवन की न्यूनतम आवश्यकताएं हर वक्त समान नहीं रहती है, और भी जानते हैं न्यूनतम आवश्यकता हर वक्त समान नहीं रहता है। जो परिवर्तन के साथ साथ उसमें भी परिवर्तन आता है। राउत के प्रवर्तक ने कहा है, श्री पिया सरकार ने, कि मनुष्य की न्यूनतम आवश्यकताएं युगानुसार बदलती रहती है।
हर व्यक्ति को उसके युग या काल के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता मिलनी चाहिए। एक युग में अगर साइकिल यातायात की न्यूनतम आवश्यकता है तो दूसरे युग में परिवर्तित होकर वायुयान हो सकता है। सरकार का कर्तव्य है कि निम्नतम मापदंड को बढ़ा देना। न्यूनतम जीवन स्तर को बढ़ाते रहने का अनवरत प्रयास करते रहना पड़ेगा। इसी प्रयत्न पर सांसारिक वैभव एवं विकास निर्भरशील होगा। जैसे जैसे बढ़ेगा न्यूनतम स्तर का जीवन का स्तर, वैसे वैसे वह समाज में सांसारिक वैभव और विकास उसका निर्भर करेगा। अभी सिर्फ मनुष्य को उसके जीवन के न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति करने से ही वितरण व्यवस्था विवेकपूर्ण होगी, ऐसी बात नहीं है कि हम न्यूनतम आवश्यकता पूरा कर दिए तो विवेकपूर्ण वितरण हो गया, ऐसा नहीं। क्योंकि इसमें भी प्रोत्साहन का संकट आएगा ही, प्रोत्साहन क्योंकि बराबर करने के लिए। प्रभात रंजन सरकार ने कहा है कि इस विश्व ब्रह्मांड की सभी संपत्ति जब जीव मात्र की पैतृक संपत्ति है, तो किसी के घर में प्राचार्य का स्रोत रहे और कोई अनाहार के बिना तिल तिल मरे, तो क्या इस व्यवस्था को न्यायपूर्ण धर्म संगत कहा जा सकता है? कदापि नहीं। युग की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, युग की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति जब हो जाएगा उसके बाद अतिरिक्त संपदा बची रहेगी, इससे विशेष गुण संपन्न व्यक्तियों के बीच गुणगत के अनुपात के अनुसार बांट देना होगा। परिवार में जो लड़का दिमागी काम करता है या जिसका शारीरिक परिश्रम अधिक है या जो अध्ययन कर रहा है या जो लड़का बहुत ही छोटा है, उन लोगों में नित्य व्यवहार वस्तुओं में अंतर रहेगा ही। सबका अलग अलग अपना अपना उपयोग होगा। गृह स्वामी लड़कों की आवश्यकता अनुसार संपदा को वितरित करते हैं, लेकिन इस परिवार का कोई सदस्य यदि अपनी आवश्यकता के अतिरिक्त अन्न वस्त्र पुस्तक दवा जो भी हो अपने अधिकार में ले लेता है, तो स्वाभाविक है इसका आचरण जो होगा समाज विरोधी कहा जाएगा। जो अपने घर में टाइम का भी ध्यान रखा जाए थोड़ा। अच्छा 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 अच्छा, देख लीजिएगा आप अपने अनुसार कंक्लूड। जी दादा, हो गया। तो वैसा जब एक जगह अधिक होगा एक जगह कम होगा, तो क्या होगा कि एक ही आदमी हथियार लेगा समान, तो स्वाभाविक होगा समाज समाज विरोधी होगा। जो अपने घर में प्राचुर्य बढ़ने के लिए दूसरों की क्षुधा की ज्वाला से तड़पाते हैं, अपने पोशाक की तरक भरक को प्रदर्शित करने के लिए दूसरों को चिथड़ा पहनने के लिए विवश करते हैं, अपनी प्राण शक्ति बढ़ाने के लिए दूसरे के प्राण उसका शोषण करते हैं, उन्हें सामाजिक जीव कभी भी नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए प्रावत के अनुसार सभी लोगों को जैसे समान बनाना संभव नहीं है, वैसे ही सबों को स्वतंत्रता देकर दूसरे के अधिकार को छीन लेना भी संभव है, असंभव है। रविन्द्रनाथ ने कहा है, यह मान लेना कि अधिकांश व्यक्तियों को नीचे रखकर अभाव में माने जीवित रख के उसे अमानवीय बनाकर रखने से ही सभ्यता ऊंचे स्थल पर रहेगी। मनुष्य के लिए धिक्कार की वस्तु ऐसा होगा। आज की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में साधारण व्यक्ति जो देश की संपत्ति के उत्कृष्ट में पल रहा है, अच्छे स्तर में पल रहा है, मानव सभ्यता का दीप स्तंभ है। वह माथा पर दीपक लेकर खड़ा रहता है, ऊपर से सभी लोगों को आलोक मिलता है, लेकिन नीचे के लोगों के शरीर के ऊपर दीपक का तेल गिरता रहता है। भाग में विश्वास रखने वाले अमीर मनुष्य उनको सांत्वना देते हैं कि उनके कष्ट का कारण उनका पूर्वकृत पाप है। ऐसा कहकर उसको सांत्वना देते हैं कि तुम गरीब हो क्यों, तो तुम्हारा पूर्व कर्म का संस्कार गड़बड़ था, पापी पूर्ण था। किंतु प्राउद का कथन है कि मनुष्य अवसर पाकर अपने भाग का भी नियंत्रण कर सकता है, कि मनुष्य को और अवसर मिले तो अपने भाग का नियंत्रण कर सकता है। प्राउद ऐसा मानता है। इसलिए हर व्यक्ति को अन्न वस्त्र तथा शिक्षा का अवसर देना होगा एवं साथ ही साथ कार्य प्रोत्साहन के लिए विशेष सुविधाएं विशेष गुणी एवं दक्ष कर्मियों को देना होगा। अगर नहीं करते हैं ऐसा विशेष गुणी को, तो मेरा प्रोडक्शन रुक जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। इसलिए मनुष्य
एक और आलसी नहीं होगा, साथ ही अर्थनैतिक लाभ उच्चतर जीवन मान की आकांक्षा में मनुष्य डॉक्टर इंजीनियर होना चाहेगा एवं अपने कर्म दक्षता की वृद्धि करना चाहेगा। आज का इंसान भी यही चाहता है, लेकिन यह हो नहीं पाता क्योंकि इसे अवसर नहीं। तो हमको टाइम का अभाव है, नेक्स्ट क्लास इसका जाएगा, तो हम इसके बारे में एक दे रहे हैं, माइंड सेट तैयार हो रहा है कि किस प्रकार जरूरत है, कैसे जरूरत को हम फुलफिल करेंगे इसके लिए। तो नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे इसको फिर बीट बाय बीट अलग अलग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे और भी क्लियरिटी डेवलप होगा। अभी हम पूंजीवादी व्यवस्था के तहत, सामाजिक व्यवस्था के तहत कैसे वहां पर समस्या जो होता है इसका ऐसा व्यवस्था सोच से, और कैसे वह निदान नहीं कर पाता है, और यह प्रौत कैसे निदान करता है, उसका काट कैसे सामने में लाता है वह, इसके बारे में हम चर्चा किए हैं। और थोड़ा सा और है, एक क्लास चलेगा। ऐसे तो हम एक क्लास में माने चाहेंगे तो हो जाता समाप्त, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि सबों का बाबा का जो बात हो अच्छे से उतरे। कि समाज में जाते हैं तो टकराता है लोग, कोई कहता है पूंजीवादी विचारधारा कहता है, कोई साम्यवादी विचारधारा कहता है, तो कैसे दोनों को हम काटना नहीं सीखेंगे। तो केवल हम प्राउड के बारे में सुना देंगे कि मेरा प्राउड यह कहता है, और तुलनात्मक ढंग से उसको हम नहीं बता पाएंगे, तो हमको भी कंप्लीट बाबा का जो ज्ञान है नहीं मिल पाएगा, और फिर हम एक्सप्रेस ठीक से नहीं कर सकते। इसलिए समाज में जाने के लिए, उतरने के लिए हमको दोनों व्यवस्था जो हमारे सामने है, जो व्यवस्था है, उसको, उसका जो क्या समस्या है, उसका समस्या को नहीं समझेंगे, और सब उसमें जो दर्शन है उसका समस्या समझ कर कैसे उसमें त्रुटि है कि नहीं, इस कारण से उसमें समस्या समाधान नहीं कर सका, तो हम फिर जवाब नहीं सकते हैं फ्रॉड के बारे में। इसलिए अब हम थोड़ा सा और भूमिका चलेगा, और उसके बाद हम जाएंगे बीट बाय बीट, अलग अलग हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से विस्तार से जानेंगे, तब जाकर यह क्लियर होगा। तो इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को हम विराम देते हैं। नमस्कार।